आज का टॉपिक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो हो क्या रहा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास होगा, अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो ये नेचुरल बात है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगा पा रहा होगा m मास के बॉडी पे, एक्सेलरेशन बनेगा कितना, A इक्वल टू F/m। जो आपको ये पता होगा कि ग्रेविटेशन नाम का एक फोर्स होता है, नहीं ग्रेविटेशन पुल जिसे कहते हैं, और ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दो बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स होते हैं जिसके पास कुछ न कुछ मास होता है, और ये फोर्स वो बॉडी इसलिए लगा पाती है ताकि उसके पास कुछ मास होता है। ठीक है, और ये यूनिवर्स में हर जगह अवेलेबल है आपका। तो हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है, मास जिसका m है, कोई बात नहीं, भले ही वो बॉडी अर्थ ही क्यों ना हो, और अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी दूसरा है जिसका मास मान लीजिए स्मॉल m है। क्या ये दो पार्टिकल सिस्टम नहीं हो गया, दो बॉडी सिस्टम हो गया? इनके बीच ग्रेविटेशन पुल काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इवन ग्रेविटेशन फोर्स आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी लगता है, एटम्स में भी काम कर रहे होते हैं। मतलब हाँ, हालांकि वो बहुत कम होता है लेकिन होता तो है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच आपको यूज करने हैं, बस आपको उनके लिए दो चीजें चाहिए होती है कि उस पार्टिकल का कुछ मास होना चाहिए। कितना डजंट मैटर, कम से कम हो चलेगा। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1000 या 2000 गुना ज्यादा होता है, बस इतना ही होता है। फिर भी उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, लगता ही नहीं लगता है। इवन यहाँ तो हमारे पास एक अर्थ बड़ा मास है, एक छोटा मास है, इसकी भी ग्रेविटेशन पुल काम नहीं करेगा। तो ये हो गया अर्थ, मान लीजिए अर्थ को पॉइंट मास मान के, और ये हो गया बॉडी जिसके बीच इसका मास स्मॉल है, इसका मास कैपिटल है, इनके बीच तो फोर्स लगता होगा। तो ये अर्थ भी इसको अपनी ओर खींच रही होगी, मतलब ये इसको फोर्स लगा रहा होगा टुवर्ड्स सेंटर। ग्रेविटेशन फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो अर्थ किसी भी बॉडी को ना अपने सेंटर की ओर खींचनी चाहती है। तो अर्थ इस बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? उसी फोर्स को आप ग्रेविटी भी कह सकते हैं या ग्रेविटेशन पुल कहते हैं। और इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, एक्सेलरेशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो इस ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो एक्सेलरेशन बनता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन बना, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? ग्रेविटेशन पुल की वजह से एक्सेलरेशन जो बनेगा, एक बॉडी को छोड़ोगे तो वो कुछ एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, तो वो एक्सेलरेशन कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? नहीं? अब देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। हमने माना कि अर्थ और एक छोटा सा बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे है जिसका मास स्मॉल है, तो अर्थ कितना फोर्स लगाता होगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगाता होगा G मास ऑफ द सिस्टम m1 m2 बाय r²। r हमने इसलिए कैपिटल R लिया है, अभी हमने इसको सरफेस पे रखा है। फिर सरफेस के ऊपर ले जाने से, सरफेस के नीचे ले जाने से क्या वेरिएशन आएंगे वो देखेंगे अलग से हम लोग। अभी फिलहाल मान लेते हैं कि सारा ऑब्जेक्ट कहां पे, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, अर्थ के सरफेस पे भी होगा। तो अर्थ उस पर कितना ग्रेविटेशन पुल लगा पा रहा होगा, ठीक है, उसकी वजह से उसमें कितना एक्सेलरेशन बनेगा। तो अर्थ की सरफेस पे अगर स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट होगा तो ये इस पे कितना फोर्स लगा पा रहा होगा? G m1 m2 बाय r²। क्लियर है? ये फॉर्मूला बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आप हमें ये बताइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहे गया है, सॉरी सेकेंड लॉ क्या कहे गया है? F इक्वल टू ma। अगर कोई बॉडी है, अगर उस पर फोर्स आप F लगाओगे, मास m होगी, तो एक्सेलरेशन बनेगा। तो आप ये बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन पुल ही ये है, m स्मॉल m के मास पे फोर्स लगाया जिस वजह से उसमें a एक्सेलरेशन बना, और इस एक्सेलरेशन को हमने स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन है, बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका बदल के जूनियर जी कर दिए। ठीक है, आई बात समझ में? छोटा चीज चलेगा ना। तो आप ये बताइए, ये भी ग्रेविटेशन पुल के बराबर ही होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन इस मास पे जो फोर्स लगेगा वो भी F बराबर mg, और यही फोर्स ये भी तो है,
क्या ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज मतलब सेम नेचर का है कि नहीं है? चाहे मैग्नीट्यूड वाइज हो, डायरेक्शन वाइज हो, इस फोर्स का भी डायरेक्शन नीचे की तरफ स्मॉल m पे लग रहा है, एक एक्सेलरेशन बना रहा है। इस फोर्स का भी नेचर डाउनवर्ड ही स्मॉल m पे लग रहा है, ये भी एक्सेलरेशन बनाएगा इतना ही। दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से पता चला स्मॉल m कैंसिल आउट, तो जूनियर जी इक्वल टू जी कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। ये कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है बाबू, ये जो कैपिटल M आपने लिखा है ये क्या है? मास ऑफ प्लैनेट है। चाहे अभी अर्थ ले रहे तो अर्थ होगा। रेडियस ऑफ ये जो M है कैपिटल M, ये मास ऑफ प्लैनेट है, मास ऑफ प्लैनेट। और ये जो रेडियस R है वो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर हम अर्थ की ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ का मास यूज करेंगे, अर्थ का रेडियस यूज करेंगे। अगर मून की ग्रेविटी के बारे में बात करें तो मून का मास, मून का ये कोई भी प्लैनेट की ग्रेविटी आपको बताएगी ये फॉर्मूला। स्पेसिफाई ऐसा नहीं कि अर्थ ही होगा, अर्थ हमारे पास है, समझने में आसान होता है, अर्थ की चीजें देखी गई हैं नहीं, इसलिए हमने वैल्यू अभी पुट नहीं करा है। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया बाबू? जी इक्वल टू ये जूनियर, ये क्या है सीनियर जी, जिसका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स होता है जी m बाय आर स्क्वायर। अगर आप जरा ध्यान से यहां पे देखो तो इसमें कहीं भी बॉडी के मास का इन्वॉल्वमेंट है, बॉडी के साइज का इन्वॉल्वमेंट है नहीं ना? है बिल्कुल। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं, ये बड़ा पॉपुलर फॉर्म है, कभी कभी सवाल इस पे भी आए हुए हैं, डेंसिटी के फॉर्म में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग ये मानते हैं ना कि अर्थ एक स्फेयर टाइप का, स्फेरिकल साइज का मानते हैं, ये हमारा एज्यूम्पशन है ना, अर्थ को हमने स्फेरिकल माना है, ठीक। और ये भी फिलहाल मान लेते हैं कि अर्थ का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि सत्य ये नहीं है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ज्यादा मास है, कहीं कम मास है, कहीं बालू वाली मिट्टी है, कहीं पे कंकड़ वाला मिट्टी है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन तत्काल जो हमारा एज्यूम्पशन है वो तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द अर्थ सरफेस। तो फिलहाल अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप अर्थ को एज अ स्फीयर मान के उसकी डेंसिटी कुछ मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी मान लीजिए, हमने रो माना कि डेंसिटी जो अर्थ का है वो यूनिफॉर्म है। ये छोटा मोटा एज्यूम्पशन है कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब ये हुआ कि मास डिस्ट्रीब्यूशन हर यूनिट वॉल्यूम में मास सेम होगा, ऐसा माना गया, ठीक। इस हिसाब से अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी। डेंसिटी रो माना हमने, तो हम यहाँ पे मास के प्लेस पे इसे रख सकते हैं, रख दिया हमने मास के प्लेस पे। तो देखो ऊपर तुम्हारा आएगा आर क्यूब और नीचे आएगा आर स्क्वायर, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट के ऊपर से बचा आर। अब नया वाला फॉर्मूला आता है डेंसिटी के टर्म में 4/3 पाई रो जी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आर क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट, या अभी अर्थ है तो अर्थ ले लो, या कोई भी प्लैनेट होगा उसको जनरली हम लोग स्फेरिकल ही मानते हैं, मून हो सन हो, माना है कि नहीं माना है? नहीं। रेडियस हो गया उसका, ये कांस्टेंट, रेडियस ऑफ प्लैनेट भी कांस्टेंट ही होता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आज सन बड़ा हो जाए, आज सन छोटा हो जाए, मून बड़ा हो जाए, नहीं ना। कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट हमने माना है, पाई कांस्टेंट, ओवरऑल सारी चीजें कांस्टेंट होती है। इसका मतलब जी किस पे डिपेंड करता है? किसी पे नहीं। मतलब अगर इनमें से कुछ बदलेगा तो ये तो कोई बदल सकता नहीं, ये भी। और देखो ये जो है ये प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी और रेडियस ये प्लैनेट का होता है, तो प्लैनेट पर डिपेंड करेगा। अगर प्लैनेट बदल गया तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसके लिए बदल जाएगी। हर प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होती है। सन का सबसे ज्यादा होता है, मून का अर्थ से 1/6 टाइम्स होता है। खैर, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई आपके बारे में। फॉर्मूला याद रहेगा जूनियर जी का, जी m बाय आर स्क्वायर, बड़ी इसके मास से इंडिपेंडेंट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका डायरेक्शन किधर होगा? हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, डाउनवर्ड टू द अर्थ, नहीं, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। क्यों? किसी की भी बॉडी को आप अगर छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगी ना, तो डायरेक्शन इसका फिक्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन की जाति का है या एक्सेलरेशन ही है, इसलिए एक्सेलरेशन जो यूनिट और डायमेंशन कैरी करता है वही यूनिट और डायमेंशन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कैरी करेगा या किसी भी टाइप के एक्सेलरेशन कैरी करेंगे। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका डायमेंशन LT-2। क्लियर? ये हो गया। तो डायरेक्शन की बात क्लियर हो गई। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन इसका हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। क्लियर? अब ये किन किन बातों पे डिपेंड करी है? तो भाई डिपेंड करी है अर्थ मतलब प्लैनेट की डेंसिटी पे, प्लैनेट के रेडियस पे, नहीं या प्लैनेट के साइज पे। रेडियस कहो या साइज कहो एक ही बात है। तो ये प्लैनेट के मास पे भी डिपेंड करेगा। देखो ये m क्या है? मास ऑफ प्लैनेट है ना। तो प्लैनेट के मास पे डिपेंड किया या प्लैनेट के साइज या रेडियस पे या प्लैनेट की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। प्लैनेट की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। लेकिन ये कोई भी बॉडी, जिस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे होते हैं, उस बॉडी की मास हो, उस बॉडी का शेप हो या उसकी डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है। क्या बॉडी का कोई भी डिस्कशन जी के वैल्यू में है? नहीं, इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि बॉडी की प्रॉपर्टी से आप 1 kg के ब्लॉक को गिराइए या 1000 किलोग्राम के ब्लॉक को गिराओ, दोनों पे जी सेम लगता है। और नेचर क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मतलब अर्थ, अर्थ मतलब धरती माता, धरती माता सबके लिए सेम, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए सेम। 1 kg का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लायक लड़का हो या नालायक लड़का हो, दोनों को उसकी मम्मी उतना ही प्रेम करती है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, पापा नहीं करते हैं, एक ही तरफ से मिलता है। इसका वैल्यू कितना होगा अगर हम अर्थ के लिए कैलकुलेट करें? इसका वैल्यू अगर हम लोग अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो अर्थ का मास यूज करेंगे बाबू, फॉर्मूला Gm/r²। अगर अर्थ के लिए यूज करोगे तो G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू तो तुम्हें याद नहीं रखना है, लेकिन यूनिट बाबू याद रखना है। इसके वैल्यू आप याद मत रखें, दे रखे होंगे, लेकिन यूनिट डायरेक्ट या डायमेंशन डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसलिए यूनिट याद रखिएगा। और जी का यूनिट आप कहीं से भी, जो फॉर्मूला था ना F = Gm1m2/r², इससे जी का यूनिट नहीं बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, तो यहां से भी याद रख सकते हैं। चलिए, अगर हम मास ऑफ अर्थ यूज कर रहे हैं जो कि लगभग इतना होता है और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कैलकुलेट कट्टो करने के बाद 9.7 के आसपास, या इसको ओवरऑल हम लोग मान लेते हैं राउंडिंग ऑफ वगैरह करके कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये एवरेज वैल्यू होता है अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू एवरेज होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक? जब तक कहा ना जाए, ये वैल्यू आपको याद रखना है। अगर इसी को आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो 980 हो जाएगा, या मान लो अगर फीट में फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में करोगे तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, एक याद ना सब याद हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू अर्थ के सरफेस के लिए बाबू, अर्थ के सरफेस पे ये वैल्यू कैरी करेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या होगा सर, ये वैल्यू बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा जब आप ऊपर जाएंगे। सॉरी नहीं, बहुत उतना भी ऊपर नहीं, उतना भी ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा ज्यादा 300-400 किलोमीटर ऊपर जाने से भी जी का वैल्यू बदलने लगेगा, ठीक है? तो इसका जो वैल्यू होता है वो 2-3 बातों पे डिपेंड करती है सर। क्या? अगर आप ऊपर चले गए, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने लगेंगे ना, जी का वैल्यू कम होता जाता है, मतलब चेंज होता जाता है। कम बढ़ेगा या ज्यादा होगा कोई बात नहीं, चेंज होगा। ऊपर जाने से, बिलो जाने से भी चेंज होना, यानी कि आप दफन हो गए। अच्छा, दोनों केस में नहीं, बिलो जाने से भी अर्थ का वैल्यू, जी का वैल्यू चेंज होता है। और अर्थ के घूमने से भी अर्थ का जो अपना एक्सियल रोटेशन है अर्थ के एक्सिस पे, उसकी वजह से भी जी का वैल्यू प्रभावित होती है। तो हमें यही वेरिएशन देखने हैं आज के क्लास में, ठीक है? वेरिएशन देखें, चलिए। आइए वेरिएशन देखें। लगाएंगे हेडिंग, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जूनियर जी, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला हम लोग देख लेते हैं
हाइट एबव द सरफेस, हाइट एबव द अर्थ सरफेस। ऊपर जाने से जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है अब समझते हैं, आगे लिखेंगे। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हमारे पास मान लीजिए तत्काल हम लोग एग्जाम्पल के लिए अर्थ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। फिर चलेंगे कभी फुर्सत में चांद पे और चांद के पार भी मार्स पे ना ले चलेंगे संत में भी। आइए मान लीजिए, आइए सर, अर्थ के सरफेस से, अर्थ का रेडियस कितना है r, अर्थ के सरफेस से मान लो आप h हाइट ऊपर गए, अर्थ के सरफेस से मान लो आप h हाइट ऊपर गए, तो वैसे g का जो नॉर्मल फॉर्मूला है एट द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए वो Gm/r² फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ। लेकिन जब आप डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो अब आपके ये क्या होता था, ये डिस्टेंस अर्थ का रेडियस नहीं होता था, ये डिस्टेंस होता था बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच का। क्या यहाँ पे अब बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का डिस्टेंस यही रहा? नहीं ना, अब ये चेंज हो गया और ये हो गया आपका कितना r+h, ये नया वाला होता है, ठीक है। ऐसे जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो तो यही ना होगा, स्मॉल r² वाला, ये तो सरफेस पे होता है, कैपिटल R² एट सरफेस होता है, और नॉर्मल फॉर्मूला Gm/r² होता है कहीं भी। आइए हम नया वाला g निकालें, g' मान लेते हैं, h हाइट ऊपर जाने से g', फॉर्मूला क्या लगेगा, Gm बाय नया वाला r², G कैपिटल F, न्यू वाला r डालोगे तो r+h का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड। एक तो ये फॉर्मूला हुआ। अब इसे थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। Gm देखना तोड़ देंगे, a+b का होल स्क्वायर कर दे ऐसे, a² + b² + 2ab, ठीक है। अगर हम यहां से चाहे r कोमल लेना चाहे तो ले सकते हैं, कैपिटल R, जिसके पास है कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास है उससे तो ले ही सकते हैं, जिसके पास नहीं है दे दो, फिर ले लो, दे दो मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ले लो मतलब डिवाइड नहीं, मतलब आप इसे h² को अगर r² से मल्टीप्लाइड और r² से डिवाइड कर दे, नो चेंज। और इससे हम अगर r निकाल दें प्लीज तो क्या बचेगा, h²/r² बचेगा, अगर आप निकाल ले तो। ध्यान दो यहाँ पे बच जाएगा आपका h²/r², और यहाँ पे क्या होगा 2, देखो अब क्या होगा h/r, एक याद देना पड़ा इसे ना, एक याद देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार और देखो जरा ध्यान से, Gm/r² को सेपरेट कर दिए, और यहाँ पे नीचे में देखो ये हुआ 1 का स्क्वायर, a², देखो ना 1 है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस h/r को ये देखो h²/r² को h/r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा इनटू 2ab। जब देखो तो क्या ये लिखा है, ये 2h/r है, 2h/r है, तो ये a+b का होल स्क्वायर तो मैंने लग रहा है, बोलो a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसे आप 1+h/r का होल स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है बाबू, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, हो गया काम। अब देखो ये जो चीज है, ये वाला टर्म कहीं जाना पहचाना है, कैपिटल ये अर्थ के सरफेस पे स्मॉल g, तो क्या हम इसके प्लेस पे Gm/r² के प्लेस पे हम कैपिटल G का यूज कर सकते हैं, स्मॉल g इक्वल टू सरफेस वाला g यूज कर सकते हैं, कर लिए। और नीचे क्या रहा, नीचे आपका रह गया 1+h/r का होल स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत
नहीं, वेरी गुड। एक फॉर्मूला आपका ये रहा, ये एकदम से हमेशा यूज कर सकते हैं आप। अगर हम यहीं पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, g डैश इक्वल टू g इंटू होता है ना कि 1/2 पे पावर 2 का वैल्यू 2 पे पावर -n लिखाया जाता है। नहीं, रेसिप्रोकल को ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर नेगेटिव करके। तो क्या हम यहाँ पे 1 प्लस h/r को पावर -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी एक्सपेंशन कुछ इस तरह का हो, देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये कहता है कि अगर कोई भी डाटा, कोई भी फॉर्मेट 1 प्लस x टू द पावर -n के फॉर्म में होगा, नहीं 1 प्लस x n के फॉर्म में होगा, एंड x इज मच लेस देन 1, x छोटा हो बहुत, कितना 1 से, तो सीधा कुछ नहीं करना है, देन इसका जो 1 प्लस x टू द पावर -n होता है ना, वो होता है 1 इंटू nx, 1 माइनस nx। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक स्टेटमेंट। इसे प्रूव भी करते हैं, अभी नहीं करेंगे, कभी फुर्सत में करेंगे, भावनाओं को समझ लीजिए तत्काल। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दे बाबू, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, ध्यान दो यहां पे। तो अगर देखो ये कंडीशन है कि x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, तुम बोलोगे सर यहाँ पे ये वैल्यू 1 से छोटा है, कैसे पता चलेगा? कितना ऊपर जाना पसंद करेंगे? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ज्यादा मत जाना, लौट के आना भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5, चले 10 किलोमीटर ले गए, तुम्हें 100 किलोमीटर चले गए, 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में देखो 100 किलोमीटर को 6400 किलोमीटर से डिवाइड करोगे, वैल्यू 1 से बहुत छोटा नहीं आया, मतलब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन g का वैल्यू g डैश इक्वल टू g टाइम्स ऑफ, देखो 1 माइनस n का वैल्यू क्या है 2 x का वैल्यू क्या है h/r, ये हो गया आपका 1 माइनस 2h/r। ये हुआ नया वाला g का फॉर्मूला, लेकिन ये कंडीशनल है, कंडीशनल है। आई बात समझ में? पहले यहां तक छापो, फिर आगे बात करते हैं कंडीशन पे। ये फॉर्मूला यूज करने से पहले ये दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड ओनली when h is less than much less than r। अब बोलोगे सर लेस देन r तो चलो मान लिए, मच लेस देन r भी मान लेते हैं। मच लेस देन r का मतलब हुआ कि जैसे 100 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर, लेकिन सर 120 किलोमीटर मच लेस देन होगा? हाँ होगा। 150 सर हो जाएगा, 200 सर हो जाएगा, 300 हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा, कहां तक हो जाएगा? तो सवाल देखो ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि जहां ये फॉर्मूला यूज हुआ है नहीं हुआ है, उससे एक रिजल्ट है, एक ट्रिक कह सकते हो, या आप ये याद रख सकते हैं कि अप टू 5%, 500 ना, हाँ ये कह सकते हैं अप टू 5% एबव दी, नहीं हाँ above the earth surface, 5% हाइट above the earth surface। earth surface का मतलब 5% ऊपर जाने पे 6400 के रिस्पेक्ट में। तो प्यारे बच्चों बताइए 6400 का 5% कितना होगा? 320। हाँ, तो या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप x 320 तक आप इसे यूज कर सकते हैं, 320 किलोमीटर तक, तो सर उसके बाद जाना मना है क्या? ना भाई जाइए, क्या दिक्कत है? अदरवाइज नहीं, अगर आपके पास ऐसा ना हो, अदरवाइज अगर आप इससे ऊपर और जाना चाहते हैं, भगवान करे कि वापस लौट के आ जाए, हाँ आ जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि अदरवाइज यूज
नहीं, हमें कौन से फॉर्मूला यूज करना है, जी डैश इक्वल टू जो नेचुरल फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला है, जी बाय एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। सुंदर सा भोला वाला सा फॉर्मूला यूज करिए। अब बोलोगे सर हम हमेशा ऐसा ही यूज करेंगे, सर हम हमेशा यही यूज करेंगे, नहीं करना है। हमेशा यूज करने का मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, करना है कैलकुलेशन और क्या। तो जब आप इस रेंज में होंगे ना, इससे जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो होता क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब आप उसको देखेंगे, घर जाके देखिएगा, उसमें बहुत सारा ऐसा रिजल्ट होता है जिसका वैल्यू बहुत कम आता है। तो बहुत कम वैल्यू वाला कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन जब वही बहुत कम वाला वैल्यू बहुत ज्यादा आए और सब समअप हो जाए तो फिर बहुत कम नहीं रहा। तो इस केस में क्या होता है, जब आप 320 से बिलो वाले डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो वो वैल्यू जो h बाय आर वाला रिजल्ट आता है ना, स्क्वायर वाला -2 वाला, वो इतना आता है कि आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप नॉर्मल जो नेग्लेक्टेड वाला फॉर्मूला, ये नेग्लेक्टेड वाला फॉर्मूला है जो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप इससे ऊपर जाते हैं तो वो वैल्यू ऐसे कुछ आते हैं वहां पे जिसे आप नेग्लेक्ट करेंगे ना, इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट में। तो इसीलिए आप उसे नेग्लेक्ट नहीं, देखो छोटा वैल्यू को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बड़ा वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप कम डिस्टेंस पे होंगे, लगभग 320 किलोमीटर तक के डिस्टेंस पे होंगे, तो कुछ रिजल्ट आएगा कि जो भी बहुत छोटा आएगा उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप बहुत ऊपर चले जाएंगे 3200 किलोमीटर 1600 किलोमीटर, तब आप जो वैल्यू आएगा उसे वो बड़ा वैल्यू आएगा, छोटा में ही बड़ा वैल्यू रिजल्ट आएगा जिसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको नेचुरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सवाल से समझाएंगे आपको, ये बात समझ पाए। ये कब के लिए अवेलेबल है, ये तभी आप लगा सकते हैं जब हाइट लगभग 320 किलोमीटर के आसपास हो, ठीक। अदरवाइज आप नॉर्मली क्या यूज करेंगे, अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी सवाल भी करवाएंगे एक दो, ये वाला नोट कर लिए क्या पॉइंट, ये वाला इसी नोट कर, या चलो एक बात और बता दो भाई, हम चाहते हैं अगर इसी में हम आपसे ये पूछें कि बहुत ऊपर चले जाओगे तो क्या होगा। जब आप बहुत ऊपर जाएंगे, नहीं, अगर आप चले गए बहुत ऊपर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि R जो है लगभग टेंस टू इन्फिनिटी कर लेंगे। इफ R टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ उस वक्त जी आपका साथ, सॉरी उस वक्त जी डैश का वैल्यू 0 नहीं, एक ही बात है आर एच कितना 6400 और प्लस हो जाएगा। इन्फिनिटी में 6400 किलोमीटर प्लस 1 कर दिए, इन्फिनिटी है, उस वक्त जी आपका साथ छोड़ देगा। नहीं, बहुत ऊपर जाने से जी वैल्यू छोड़ देगा आपका साथ। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि अगर जैसे देखो ना, नॉर्मली जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा, जी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो यहां से आप ये भी नहीं कह सकते कि जी का वैल्यू जो होता है वो आर स्क्वायर टाइम्स मतलब घट रहा होता है। तो आप हमें ये बताइए, चाहे ये प्लीज आप इसे देखो या ये वाला रिजल्ट देखो या ये वाला रिजल्ट देखो, हर रिजल्ट देखने से ये पता चल रहा है कि ऊपर जाने से जी का वैल्यू घटता है। भाई ऊपर जाने से ये वैल्यू बढ़ा, आर का वैल्यू बढ़ा, आर का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, घटेगा। ऊपर जाने से कौन सा होगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू और घट जाएगा। भाई 3 समोसा 10 लो, 5 समोसा 10 लो, आपका हिस्सा घटा कि नहीं घटा, आई बात समझ में। तो ये वैल्यू और घटा, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज किया। ऊपर जाने से ये वैल्यू बढ़ा, ये वैल्यू बढ़ा, मतलब ये वैल्यू टोटल बढ़ा और सेम चीज बड़े वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, वैल्यू ओवरऑल घटा। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऊपर जाने से जी का वैल्यू घटता है। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, नहीं, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो सकता है, वैल्यू ऑफ जूनियर जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जाने से जी का वैल्यू घटता है। सॉल्व करिए, एक सवाल करा दें। कुछ न्यूमेरिकल टिप्स दे रहे आपको
ताकि सवाल बनाने में आपको सहूलियत हो। देखो आपको ये पता है कि ऊपर जाने से जी का वैल्यू तो घटने वाला है, तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना फ्रैक्शन में घटा या कितना परसेंट डिक्रीज किया, इतना परसेंट ऊपर गए, इतना परसेंट ये चेंज हुआ, तो कितना परसेंट। तो इस सवाल को बनाने का आपको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे है कि आप पहले चेंज वगैरह निकाल लीजिए फिर परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो वो है या तो आप कॉमन सेंस का प्रयोग करिए। देखो अगर हम ये करें कि एब्सोल्यूट डिक्रीजमेंट, कितना एब्सोल्यूट डिक्रीजमेंट हुई, एच हाइट ऊपर जाने से जी का वैल्यू एब्सोल्यूटली कितना घटा, तो भाई आप ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जी का वैल्यू जो चेंज हुआ वो पहले जी का वैल्यू जितना था बाद में जी का वैल्यू जितना हुआ, कह सकते हैं पहले जो जी का वैल्यू था बाद में जितना हुआ। आप जी का वैल्यू आपको पता है और एच हाइट एबव जाने से भी जी का वैल्यू आया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट लिख देते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2hg/r आएगा, क्योंकि आपको जी अर्थ के सरफेस पे भी पता है, ऊपर जाने से भी जी का वैल्यू पता है, तो उसको आप रिजल्ट लिखिएगा, जी आएगा 2h में। कैलकुलेशन कम हो गया आपका, टाइम सेव होगा। एब्सोल्यूट डिक्रीज, तो आप क्या होगा, फ्रैक्शनल डिक्रीज अगर यहीं से निकालना चाहें तो फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना होगा। फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब होता है नहीं कितना में कितना घटा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज कहते हैं बाबू कितना घटा है कितने में, तो कितना घटा है कितने में, डेल जी का वैल्यू आ गया आपका कितना 2hg/r, और आपको पता है जी का वैल्यू कितना होना है, जी कट्टो कितना है 2h/r। अब इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं जिसको कहते हैं परसेंटेज डिक्रीजमेंट, परसेंटेज डिक्रीजमेंट, परसेंटेज डिक्रीज कितना आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं डेल जी परसेंट, कितना होगा आपको पता है कि परसेंट चेंज बाय ओरिजिनल इनटू 100, तो चेंज बाय ओरिजिनल तो यहां से आ ही गया आपको कितना 2h/r इनटू 100, 2h/r इनटू 100, ये रिजल्ट आएगा आपका कितना परसेंट में। डाटा नोट कर लीजिए, करा देते हैं एक दो सवाल। एक आसान सा साधारण सा सवाल हमसे पूछा गया, द वैल्यू ऑफ, सवाल है द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ, नहीं एट a height h, then h equal to r, h equal to 2r, h equal to √2 plus r and h equal to √2 minus 1r। सवाल ये है कि हुआ क्या कि आप जा रहे हैं ऊपर और आपको वहां तक जाना है जहां आपको अर्थ पे जितनी जी आपको महसूस होती थी उससे आधा जी महसूस हो, और वहीं पे रुक जाइए। तो आप हमें ये बताइए आप कितना ऊपर गए, नहीं मतलब किस हाइट पे जी का वैल्यू हाफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा, देखो आपको जी का वैल्यू आधा मिला है ना, बताइए आधा वैल्यू जी कितना ऊपर जाने से होगा, बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा, नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा जी का वैल्यू आधा करने के लिए। जी का वैल्यू हाफ करना है तो आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा ना बाबू, इन्फिनिटी पे जी का वैल्यू 0 होता है तो हाफ तो बहुत ऊपर होगा ना। इसका मतलब जब आप बहुत ऊपर जा रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नेचुरल वाला, नॉर्मल फॉर्मूला। आई बात समझ में, गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि h तो बहुत ज्यादा होना चाहिए ना, r से ज्यादा ना हो लेकिन ज्यादा 320 से तो ज्यादा होगा ना। आइडिया तो हमें ये आ गया कि h इज ग्रेटर देन 320 किलोमीटर, ये आइडिया आ गया है कॉमन सेंस का प्रयोग करके। इसका मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा g इक्वल टू जी डैश इक्वल टू
जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ये यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे। या आप चाहते हैं तो अगर ये फॉर्मूला याद ना हो तो वन वाला याद है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आपको पता है कि जी डैश जो नया वाला लेना ही पड़ेगा ना, जी एम कॉमन आएगा, रिड्यूस टू हाफ हो गया, जी बाय 2 कर दो। आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, जी बाय 1 प्लस एच बाय 2, इसी को फिर तो एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला नेचुरली था, इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ है। गुड। आप ये बताइए नया वाला जी डैश कितना हुआ है? जी बाय 2, तो ये जी बाय 2 आपको चाहिए। क्लियर? जी का जी ही रहा 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, यही ना हुआ। कितना हाइट ऊपर जाना है ना, जी से जी कट्टो कट्टो, रिजल्ट आया आपका कितना, 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब 1 प्लस एच बाय आर इक्वल टू √2, मतलब एच बाय आर इक्वल टू √2 माइनस 1 मीन्स एच इक्वल टू कितना हुआ, √2 माइनस 1 आर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डाटा हमें बहुत ऊपर जाने से मिला है कि कम ऊपर जाने से मिला है। ये बहुत, क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 होता है तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा तभी तो हाफ मिलेगा आपको। मतलब बहुत ऊपर तो नहीं, कम से कम 320 से तो ज्यादा जाना पड़ेगा ना, इसलिए आप नेचुरल फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है? अगर यहीं पे आपसे ये पूछा जाए, सवाल यही हो बेटा, इसलिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई हमें ये बताइए कि हम ना चले गए, पता ही नहीं चला था, जा रहे थे और पता चला कि हम ट्वाइस ऑफ आर चले गए ऊपर। मान लीजिए हमसे ये कहा गया कि अगर नहीं फाइंड जी एट एच इक्वल टू 2r, मतलब जाते जाते भूल गए थे और हाँ तो 2/r डिस्टेंस ऊपर चले गए। अब बताइए 2/r डिस्टेंस ऊपर नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गए हैं, बहुत ऊपर गए हैं, तो बहुत ऊपर जाएंगे तब भी कौन सा वैल्यू लगेगा, ये लगेगा। हाँ, बहुत नीचे जाने वाला भी एक सवाल करेंगे तो तब क्या होगा, 2h, मतलब बहुत ऊपर चले गए हैं, तो बहुत ऊपर चले गए, हमें जी डैश चाहिए होगा जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर यूज करोगे बाबू, तो जी का वैल्यू जी रहेगा, 1 प्लस एच का वैल्यू 2r यूज करिएगा, 2r बाय आर का स्क्वायर, आर कट्टो कट्टो, तो हमें लगता है 1 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा जी बाय 9, इतना घट जाएगा, यानी नया वाला जी होगा जी बाय 9, इतना टाइम्स जी आपको रिड्यूस हुआ फील होगा। एक तो यही बात हो गई। आइए थोड़ा सा गणित पूछ रहे हैं आपसे, मैथमेटिक्स। हम आपको 2 शब्द दिए, नहीं छोटी मगर मोटी बातें। पहली बात ये बताइए, अ नंबर इज रिड्यूस बाय 1% का क्या मतलब हुआ? अ नंबर इज या अ वैल्यू इज रिड्यूस बाय 1%, इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास 100 था, नहीं ओरिजिनल 100 था, मतलब इनिशियल 100 था, नहीं इनिशियल अगर आपके पास मान लो 100 था तो फाइनल क्या हुआ है, हाँ फाइनल हुआ है 99। वेरी गुड, मतलब 100 माइनस 100 का 1%, जिसको हम लोग कहते हैं 99, है ना, ऐसे निकलता है 1%, मतलब फाइनल कितना है 99, 1% रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस बाय 1%, शब्द को पकड़ना, रिड्यूस बाय 1%। अगर हम आपसे ये बोलें कि अ नंबर इज रिड्यूस टू 1% का क्या मतलब हुआ? रिड्यूस टू 1% का मतलब समझते हैं? आपके पास 100 था, 100 आपके पास 100 था, रिड्यूस टू 1% का मतलब पता था, घट के 1% रहा। भाई हिंदी मतलब घट के 1% रहा, ये घटा 1% और ये घट के 1% रहा, 99%
समझे? यानी कि 99% रिड्यूस हुआ। रिड्यूस टू 1% का मतलब होता है 99% अगर आपको ये शब्द का मतलब बाय और टू का मत नहीं पता होता, पता है आप दोनों एक ही करते और आता सवाल कि G इज रिड्यूस बाय 1%, फाइंड H, और G इज रिड्यूस टू 1%, फाइंड H। दोनों केस में आंसर सेम होता नहीं ना? आई बात समझ में? इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, चाहे तो नोट कर लीजिए, या आपको समझ में आ गया तो बहुत सुंदर, अगर समझ में आ गया तो चलते चलते एक सवाल कर लेते हैं क्या? और जाना है किसी को? नहीं ना, जाने वाले को कौन हो सकता है ना? देखो एक सवाल कर लेते हैं इस कंसेप्ट पे। जैसे ये वाला फॉर्मूला का नहीं पता है, जैसे 32 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? 32 किलोमीटर जाइएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? कंडीशनल वाला, नेग्लेक्टेड वाला नहीं। 500 किलोमीटर ऊपर गए कौन सा फॉर्मूला यूज करिएगा? बिना नेग्लेक्टेड वाला, नेचुरल फॉर्मूला जो है। क्लियर है? बहुत। आइए परसेंट वाला मामला क्लियर करते हैं थोड़ा सा, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। सवाल करना चाहते हैं कि छुट्टी दे दें? छुट्टी देते हैं। सवाल ये है हमारे पास बाबू, देखो एक्चुअल में अगर सवाल जैसे वेट वजह से आप लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन पता तो है वेट बराबर mg होता है। अगर g 10% घटेगा तो वेट भी तो 10% घटा। खैर कोई बात नहीं, हमको आप दो सवाल करा दें, दो सवाल करके दीजिए। ठीक है, आपको फाइंड करना है h, फाइंड h when G is reduced by 1%। दूसरा when G is reduced to 1%। देखो यही शब्द रिड्यूस टू वाला ना ऐसे दिमाग में रखे रहता है, लिख देते हैं सेंटेंस। इसी का दूसरा जो सेंटेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा, G becomes expression due to gravity becomes 1% of its value, 1% of its value। जब भी ऐसा वर्ड हो इसका मतलब रिड्यूस टू 1%। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? G जो है अपनी वैल्यू का अब 1% रहा, बिकम 1% रहा, मतलब 99% घट गया। H निकाल लेंगे दोनों केस में ना। ठीक है, ये होमवर्क रह जाएगा आपके लिए। ठीक है, करिए। अगर हमें समझ में इस पे कुछ क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की सभा करते हैं यहीं पे। इसको रिवीजन करके आइएगा, कंडीशन ध्यान रखिएगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है और सिचुएशन क्या क्या है। ठीक, धन्यवाद।